विलेजर्स के ऊपर एक पहाड़ी पर पुराना भास्कर विल्ले हवेली खड़ा था। यह लगभग एक सदी से खाली पड़ा था। स्थानीय लोग इसके अंधेरे अतीत के किस्से सुनाते थे। वे एक कर्ज की बात करते थे जो इसके हॉल में घूमता था। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोगों का कहना था कि हवेली उसके पूर्व मालिक एडगर भास्कर विल्ले नामक एक क्रूर व्यक्ति के भूत द्वारा प्रेतबाधित थी। अफवाह थी कि उसने अपनी पत्नी की ईर्ष्या में हत्या कर दी थी। दूसरों ने कहा कि हवेली एक प्राचीन भारतीय कब्रिस्तान पर बनी थी। कहा जाता है कि बेचैन मृतकों की सोलें रात में हॉल में घूमती हैं। सच्चाई जो भी हो, भास्कर विल्ले हवेली डर और खौफ की जगह थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीने वाले लोग कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तक कोई भी इतना बहादुर नहीं हुआ था कि हवेली के अंदर एक रात बिता सके। अब तक रवि और सुमित बचपन के दोस्त थे। वे भास्कर विल्ले हवेली की कहानियां सुनकर विलेजर्स में पले बढ़े थे। अन्य ग्रामीणों के विपरीत वे कहानियों पर संदेह करते थे। रवि विशेष रूप से विज्ञान और तर्क का आदमी था। उसने भूतों या शापों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि हर चीज के पीछे कोई न कोई तार्किक कारण होता है। एक रात कुछ ड्रिंक के बाद बातचीत भास्कर विल्ले हवेली में बदल गई। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम उस घर में 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगे, सुमित ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। रवि ने उपहास किया। यह बच्चों को फिराने वाली एक मूर्खतापूर्ण कहानी है, उन्होंने कहा। अगर मुझे करना पड़े तो मैं पूरी रात वहां बिताऊंगा। सुमित को एक मौका दिखाई दिया। साबित करो, उसने चुनौती दी और इसलिए हिम्मत की गई। अगली रात जैसे ही चांद आकाश में ऊंचा लटका हुआ था, रवि और सुमित पहाड़ी की तलहटी में खड़े थे। भास्कर विल्ले हवेली उनके ऊपर मम फेरा रही थी। चांदनी रात में उसका सिलहूट सख्त था। पेड़ों के बीच हवा गरजी, मानो कोई शोकाकुल आत्मा हो। तैयार? सुमित ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। रवि ने एक गहरी सांस ली। मैं हमेशा तैयार रहता हूं, उसने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए कहा। वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। ऊंचे रास्ते पर उनके कदम भारी थे। जैसे जैसे वे हवेली के करीब आते गए, हवा ठंडी होती गई। भय की भावना तेज होती गई। रवि अपने सीने में अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था। वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे। यह एक विशाल ओक का दरवाजा था जो लोहे से जड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसे दशकों से नहीं खोला गया था। रवि ने हैंडल के लिए पहुंचा। यह छूने में बर्फ की तरह ठंडा था। दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंदर की हवा बांसी और धूल भरी थी। गंदी खिड़कियों से चांदनी ही एकमात्र रोशनी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। वे अंदर कदम रखा। सन्नाटे में उनके कदम गूंज रहे थे। उनके पीछे एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया। दोनों आदमी उछल पड़े। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो क्या था? सुमित ने पूछा। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग रही थी। रवि ने मुश्किल से निगल लिया। बस हवा, उसने शांत होने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन वह इस भावना को नहीं झटक सका कि वे अकेले नहीं हैं। वे एक लंबे अंधेरे दालान से नीचे चले गए। वे डबल दरवाजे के एक बड़े सेट पर आ गए। उन्होंने उन्हें खोला और एक भव्य पुस्तकालय में प्रवेश किया। चूल्हे में आग लगा दी गई थी जो जलाने के लिए तैयार थी। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर एक मोमबत्ती रखी थी, मानो उनका इंतजार कर रही हो। भाग 5। अंधेरे में विस्पर। रवि ने माचिस जलाई और मोमबत्ती जलाई। लौ जीवन के लिए टिमटिमा गई। दीवारों पर नाचती हुई शैडो सिन पड़ गई। वे दीवारों के किनारे अलमारियों को देख सकते थे जो सैकड़ों पुस्तकों से भरी हुई थीं। रवि ने किताबों की रीढ़ की हड्डी के साथ अपनी उंगलियां चलाईं। वे धूल की मोटी परत से ढके हुए थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी जो कमरे की दूसरी तरफ से आ रही थी। क्या तुमने वो सुना?
सुमित फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। रवि ने गौर से सुना। फुसफुसाहट फिर आई। ये एक नाम जैसा लग रहा था। एडगर, इसने फुफकारा। वे धीरे धीरे ध्वनि के स्रोत के पास पहुंचे। यह चिमनी के ऊपर लगे एक बड़े चित्र से आ रहा था। चित्र एक ऐसे व्यक्ति का था जिसका चेहरा क्रूर था और नीली आंखें भेदी थीं। यह एडगर भास्कर विल्ले था। भाग 6। अपने पीछे मत देखो। जैसे ही वे चित्र को घूर रहे थे, मेज पर रखी मोमबत्ती टिमटिमा गई और बुझ गई, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में एक ठंडी हवा चल रही हो, जिससे उनके गले के रोंगटे खड़े हो गए। सुमित, रवि फुसफुसाया। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग रही थी। कोई जवाब नहीं था। सुमित चला गया था। रवि ने अपने कंधे पर एक थपथपाती हुई महसूस की। वह धीरे धीरे मुड़ा। वह जो देख सकता था उससे डर रहा था। वहां उसके पीछे हवा में तैरता हुआ एक मिस्ली सफेद आकृति थी। इसमें कोई विशेषता नहीं थी, बस धुंध का एक घूमता हुआ द्रव्यमान था। लेकिन रवि उस पर अपनी ठंडी, द्वेषपूर्ण निगाहों को महसूस कर सकता था। वह पीछे हट गया। उसका दिल उसके सीने में स्ट्रॉन्गर हो रहा था। वह किसी ठोस चीज से टकरा गया। वह खुद को कवच के एक सूट के साथ आमने सामने पाकर घूम गया। हेलमेट का छज्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, मानो किसी अनदेखे हाथ से। भाग 7। आईने में फिगर। रवि पीछे हट गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। कवच में लिपटी आकृति परछाई से बाहर निकल गई। यह एक कंकाल की आकृति थी। इसकी हड्डियां सड़ते मांस की पट्टियों द्वारा एक साथ रखी हुई थी। उसकी खाली आंखों के सॉकेट एक अपवित्र रोशनी से जलते हुए प्रतीत हो रहे थे। रवि मुड़ा और भागा। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है, लेकिन उसे उस चीज से दूर जाना था। वह अपने पीछे पत्थर के फर्श पर हड्डियों की गड़गड़ाहट सुन सकता था। ये उस पर हावी हो रहा था। वह एक दरवाजे से फट गया और खुद को एक लंबे संकरे दालान में पाया। दालान के अंत में एक बड़ा अलंकृत दर्पण था। जैसे ही वह उसकी ओर भागा, वह कांच में अपना प्रतिबिंब देख सका। लेकिन यह उसका प्रतिबिंब नहीं था। यह कंकाल की आकृति थी। यह पहले से ही दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रहा था। भाग 8। घिरा हुआ। रवि आईने के सामने आकर रुक गया। कंकाल की आकृति उस पर झपटी। उसके बोनी पंजे फैल गए। रवि चिल्लाया और खुद को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रभाव की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह व्यक्ति चला गया है। वह दालान में अकेला था। वह धीरे धीरे अपने फीटों पर खड़ा हो गया। उसका शरीर भय से ट्रेम्बलिंग रहा था। उसे सुमित को ढूंढकर इस घर से बाहर निकलना था। वह दालान में भागा। सुमित का नाम पुकार रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वह एक सर्पिल सीढ़ी पर आया और चढ़ने लगा। वह सीढ़ियों के ऊपर से सुमित की आवाज सुन सकता था। सुमित! वह चिल्लाया। मैं आ रहा हूं। वह 2 बार में सीढ़ियां चढ़ गया। वह सीढ़ियों के शीर्ष पर कोने में घुमा और अपने ट्रैक में मृत अवस्था में रुक गया। भाग 9। भास्कर विल्ले का अभिशाप। सुमित दालान के अंत में खड़ा था। उसकी पीठ रवि की ओर थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वह जमीन से 1 फुट ऊपर तैर रहा था और वह चारों ओर से काले धुएं के घेरे में था। सुमित! रवि चिल्लाया। क्या हो रहा है? सुमित उसका सामना करने के लिए मुड़ा, लेकिन अब वह सुमित नहीं रहा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका मुंह एक विचित्र मुस्कुराहट में बदल गया था। तुम मेरे साथ जुड़ने वाले हो? वह फुसफुसाया। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी। काला धुआं फायरे बढ़ा, सुमित को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। जब यह साफ हुआ तो वह चला गया था। रवि दालान में अकेला था। उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके गले में बंद हो गया है। उसके फेफड़ों से हवा निकल गई है। भाग 10। एक चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। रवि ने अदृश्य हाथ पर पंजा मारा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसे जमीन से ऊपर उठा लिया गया। उसके पैर हवा में असहाय रूप से लटक रहे थे। उसकी दृष्टि मिसली होने लगी।
और वह महसूस कर सका कि वह होश खो रहा है। इससे पहले कि सब कुछ काला हो जाता, आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी एडगर भास्कर विल्ले का फेस। ये परछाई से नीचे देख रहा था। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कुराहट थी। अगली सुबह ग्रामीणों को भास्कर विल्ले हवेली के फाटकों के बाहर रवि और सुमित के बॉडीज मिले। उनके चेहरे पर दहशत के भाव झलक रहे थे। विलेजर्स वालों ने सिर हिलाया और आपस में फुसफुसाते हुए कहा, भास्कर विल्ले हवेली के कर्स ने 2 और पीड़ितों का दावा किया था। किसी ने भी फिर कभी हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि उनका भी यही हश्र होगा। हवेली बनी रही, उस अंधेरे का एक मूक स्मारक जो उसके भीतर दुबका हुआ था। एक द्रुत शीतन अनुस्मारक की कुछ चेतावनियों पर ध्यान देना सबसे अच्छा है।